हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के टॉपिक में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं समावेशी शिक्षा, जिसे बोला जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक, देखिए समावेशी शिक्षा का मतलब समावेशी मतलब उसी में समाहित होना। जितने प्रकार के जो शिक्षा या जिस भी प्रकार के या आपके जिस भी कैटेगरी के बच्चे हैं उन सबको एक साथ एक रूप में समावेश करना ही क्या कहलाता है? समावेशी शिक्षा कहलाता है। ठीक है, तो देखिए समावेशी शिक्षा में क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पे लिखी हुई हूँ, विशिष्ट क्षमता वाले बालक जैसे मंदबुद्धि, अंधे बालक, बहरे बालक तथा प्रतिभाशाली बालकों को ज्ञान प्रदान किया जाता है। मतलब जो समावेशी शिक्षा है, इस शिक्षा के तहत या इस शिक्षा के अंतर्गत विशिष्ट क्षमता वाले बालकों को ज्ञान प्रदान किया जाता है। अब विशिष्ट क्षमता वाले बालक का मतलब क्या होता है? जरूरी नहीं है ना कि जो इंटेलिजेंट है बस वही उसी की एक विशिष्ट क्षमता है। ठीक है, विशिष्ट क्षमता का मतलब पर्टिकुलर उसकी एक अपनी अपनी क्वालिटी होती है। जैसे कोई बच्चा मन बुद्धि है तो हालांकि उसको आप क्वालिटी नहीं बोलेंगे, लेकिन एक अगर तरीके से देखा जाएगा तो उस बच्चे की एक अलग से विशेषता है कि वो कैसा मन बुद्धि है ना। या कोई बच्चा इंटेलिजेंट है तो उसकी विशेषता कैसा है कि वो बच्चा क्या है? इंटेलिजेंट है, बहुत प्रतिभाशाली बच्चा है। ठीक है, तो वही बोला गया है कि विशिष्ट क्षमता वाले मतलब प्रॉपर हर किसी का उसमें एक अलग अलग क्वालिटी होगा। कोई मन बुद्धि है, हालांकि वो डिसक्वालिटी पर उसका क्वालिटी लेके चलिए अभी फिलहाल के लिए समझने के लिए। कोई बच्चा बहरा है, कोई बच्चा अंधा है ना। तो और कोई बच्चा प्रतिभाशाली है। तो ये सभी प्रकार के बच्चे की एक श्रेणी बन जा रही है। मतलब कोई इंटेलिजेंट बच्चा भी उसी में शामिल हो रहा है, उसी में जो बच्चे जिसमें कुछ कुछ कमियां हैं, जैसे मंदबुद्धि बच्चे हैं या जो बहरे बच्चे हैं या जो अंधे बच्चे हैं, है ना। तो सभी प्रकार के बच्चों को एक अगर बोला जाएगा एक प्रकार का माहौल देने का जो प्रयास किया जा रहा है, इसी को ही समावेशी शिक्षा कहलाता है ये। ठीक है, समावेशी शिक्षा में सभी प्रकार के बच्चों को एक ही प्रकार का माहौल प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं जो समावेशी शिक्षा है इसका उद्देश्य क्या है। सबसे पहला उद्देश्य इसमें आत्मनिर्भरता की भावना विकसित करना। किनमें आत्मनिर्भरता की भावना विकसित किया जाएगा? बालकों में आत्मनिर्भरता की भावना विकसित करना। दूसरा है असमर्थ बालकों को शिक्षित करके देश की मुख्य धारा से जोड़ना। असमर्थ बालक का मतलब जिनमें कुछ कुछ डिसक्वालिटी है, जैसे आपको अभी बताइए मैं, अंधे बालक, बहरे बालक या जो मंदबुद्धि बालक है, या ऐसे बालक जो विद्यालय नहीं जा पा रहे, आवासीय जो विद्यालय में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं। ठीक है, तो जिनमें असमर्थ का मतलब भैया अलग अलग प्रकार से, असमर्थता का मतलब कोई एक ही असमर्थता नहीं है। हो सकता है कोई शारीरिक रूप से असमर्थ है, कोई मानसिक रूप से असमर्थ है, कोई आर्थिक रूप से असमर्थ है। तो सभी प्रकार की जो असमर्थता है, तो ऐसे बालकों को शिक्षित करके देश की मुख्य धारा से जोड़ना, ये इसका दूसरा उद्देश्य। नेक्स्ट है असमर्थ बालकों को ही सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से समाज से जोड़ना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है बालकों में जागरूकता की भावना का विकास करना। बालकों में जागरूकता की भावना का विकास तब होगा जब बच्चा पढ़ेगा। जब तक उनको नॉलेज ही नहीं है तब तक वो जागरूक नहीं हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आत्मनिर्भर बनाकर, ये आत्मनिर्भरता मैंने आपको पहले भी बताया है, आत्मनिर्भरता बनाकर पुनर्वास का प्रबंधन करना। आत्मनिर्भरता का मतलब देखिए सेल्फ डिपेंड होने का मतलब क्या है कि आप किसी पे डिपेंड नहीं है, आप इंडिपेंडेंट है। अब आप इंडिपेंडेंट है मतलब आपको इकोनॉमिक कोई भी इशू नहीं आएंगे, मतलब आप आर्थिक रूप से भी सक्षम हो जाएंगे। मतलब ये है कि आप पढ़ लिख करके कल के डेट में जो आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, तो यही बोला गया कि आत्मनिर्भर बनाकर पुनर्वास का प्रबंधन करना। नेक्स्ट है असमर्थताओं का पता लगाकर दूर करना। जो बच्चों में जिस प्रकार की असमर्थता है, जैसे कि क्लास में 5 से 7 बच्चे अगर बैठे, तो क्या 5 से 7 बच्चे का सभी का माइंड एक जैसा होगा? क्या नहीं होगा। किसी बच्चे का आईक्यू लेवल ज्यादा होगा, किसी बच्चे का आईक्यू लेवल कम होगा। अब अगर समावेशी शिक्षा में सभी प्रकार के बच्चों को समाहित किया जा रहा है, मतलब हर प्रकार के हर कैटेगरी के बच्चे उसमें होंगे, तो उस बच्चों में अगर एक दिन या 2 दिन उस बच्चे को अगर क्लास में बिठाया जाएगा, तो आपके जो है क्वेश्चन करने और उनके आंसर देने से ही उन बच्चों के बारे में पता लगाया जा सकता है कि उस बच्चे में किस प्रकार की समस्या है पढ़ाई से रिलेटेड। तो उस समस्या को समावेशी शिक्षा के माध्यम से उसको समझना कि उस बच्चे में किस प्रकार की समस्या पढ़ाई से रिलेटेड, और उन समस्याओं को दूर करना, ये इनका एक उद्देश्य है। ठीक है, असमर्थताओं का पता लगाकर उनको दूर करना। नेक्स्ट है शिक्षण में
प्रजातांत्रिक मूल्यों के उद्देश्यों को प्राप्त करना। शिक्षण में प्रजातांत्रिक मूल्य के उद्देश्यों को प्राप्त करना। फिर नेक्स्ट है समाज में असमर्थ बालकों में फैली भ्रांतियों का सामना करने योग्य बनाना। समाज में देखिए असमर्थ बालकों में फैली भ्रांतियों का सामना करने योग्य बनाना। असमर्थ बालक का मतलब क्या है, देखिए होता है कि दो तीन टाइप के बालक होते हैं। अगर नॉर्मल ऐसा देखा जाएगा, एक सामान्य बालक होता है जो फिजिकली और मेंटली दोनों प्रकार से आपका बिल्कुल सही रहता है, ठीक है। अब कोई बालक है जो फिजिकली तो फिट है पर मेंटली फिट नहीं है, मतलब मंद बुद्धि है। कोई बालक ऐसे है मेंटली ठीक है पर फिजिकली ठीक नहीं है। तो अब जैसे कि किसी बालक का, अगर नॉर्मल मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बता रही हूँ, जैसे किसी बालक का एक हाथ नहीं एक हाथ है, तो उस बालक में एक कहीं ना कहीं सामान्य बालकों को देखते हुए अपने आप में उनको ये लगेगा कि हम इससे वीक हैं। क्यों वीक है? क्योंकि ये दोनों हाथ से चीजें प्रॉपरली कर सकते हैं, हमारे पास एक हाथ की कमी हो सकता है। उसका राइट हैंड नहीं होगा तो राइट हैंड हमारा तो है ही नहीं, तो हम कैसे लिख पाए। तो देखिए ये सारी जो उनके माइंड में जो आपका चीजें छपा हुआ है कि हम ये चीज नहीं कर सकते हैं, ये क्या है, उनका एक डर बोला जा सकता है, ठीक है। ये एक उनके मन में बैठ ही गया हुआ है कि हमसे ये चीजें नहीं हो पाएंगी। तो इस चीजें को उनको दूर करना कि प्रॉपर कोई भी लाइफ में किसी भी जगह पे आप जिस भी चीज में जाए, कमियां अगर है तो उसको दूर भी किया जा सकता है। मतलब ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपसे नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार की चीजें हैं, मतलब उनमें जो भ्रांतियों का मतलब अगर बोला जाएगा कि वो डिमोटिवेट हो चुके रहते हैं, तो उनको एक प्रकार से मोटिवेट करना और उसके पश्चात उनको योग्य बनाना, मोटिवेट करके उनको शिक्षा दे करके योग्य बनाना। क्लियर है? तो उद्देश्य आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब देखते हैं समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। प्रोसेस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, देखिए समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया जो है, अगर देखा जाएगा सामान्य तौर पर इसके 4 प्रक्रिया होते हैं, ठीक है। यह समावेशी शिक्षा को 4 प्रकार की प्रक्रिया से गुजारा जाता है। अब देखिए सबसे पहला सामान्यीकरण। सामान्यीकरण का मतलब क्या होता है? सामान्यीकरण मतलब सामान्य, इसका मतलब ये है कि आपके जैसे प्रतिभाशाली बच्चे हैं या हर प्रकार के बच्चे हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है ना विशिष्ट क्षमता वाले। विशिष्ट क्षमता वाले में अलग अलग प्रकार की क्वालिटी रखने वाले बच्चे या डिसक्वालिटी रखने वाले बच्चे भी उसमें शामिल होते हैं। तो सभी प्रकार के बच्चों को सेम टाइप का माहौल देना, ये क्या कहलाता है? सामान्यीकरण कहलाता है। क्लियर है? ये सामान्यीकरण का मतलब उनको हर प्रकार से सामान्य बच्चे के जैसा ही उनको ट्रीट करना, उन्हीं के जैसा उनको एजुकेशन देने का प्रयास करना सामान्यीकरण कहलाता है। उसके बाद दूसरा है इसमें संस्था रहित शिक्षा। संस्था रहित शिक्षा का मतलब बिना संस्था वाला, मतलब ऐसे बच्चे जो विद्यालय नहीं जाते हैं, विद्यालय में पढ़ाई नहीं करते हैं, तो ऐसे बच्चों को क्या करना, सामान्य बच्चों के समान ही उनको भी शिक्षा देने का प्रयास करना, ये संस्था रहित शिक्षा के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षा की मुख्य धारा। शिक्षा की मुख्य धारा मतलब वही है कि जो बच्चे जो हैं उनको जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या जो आपके जैसे बोला जाए संस्था रहित शिक्षा वाले बच्चे हैं, ये सबको उनको ये बताना कि उनके लिए अभी मेन चीज क्या है, शिक्षा है। तो ये किस में आ जाएगा? शिक्षा की मुख्य धारा के अंतर्गत। लास्ट है समावेश। समावेश का मतलब यही है जैसे समावेशी शिक्षा है, समावेश मतलब सभी प्रकार के बच्चों का एक ही रूप में या जैसे एक ही क्लासरूम में उनको बिठा करके सामान्य तरीके से उनको शिक्षा देना ही क्या कहलाता है? समावेश कहलाता है। क्लियर है ये चीजें? इसके बाद नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा का निर्धारण। तो समावेशी शिक्षा का निर्धारण कैसे किया जाएगा? बच्चों के हिसाब से किया जाएगा। कैसे बच्चों के हिसाब से? छात्रों का बुद्धि लब्धि मतलब IQ देखा जाएगा, उनका शैक्षिक स्तर देखा जाएगा और साथ ही उनकी योग्यता, इसके आधार पर समावेशी शिक्षा का निर्धारण किया जाएगा। ये बोला जा सकता है कि समावेशी शिक्षा का निर्धारण या जो स्तर होता है, ठीक है, समावेशी शिक्षा का निर्धारण या समावेशी शिक्षा का जो स्तर वो बनाएंगे, वो किस प्रकार से निर्धारित करेंगे स्तर को? सबसे पहले देखेंगे बच्चे का IQ लेवल, उसके हिसाब से एक स्तर बनाएंगे। दूसरा देखेंगे कि उनका शैक्षिक स्तर किस प्रकार है और तीसरा उनकी योग्यता, उनकी कैपेसिटी अगर देखा जाएगा या उनकी क्षमता देखा जाएगा या एबिलिटी देखा जाएगा, तो इसके आधार पर समावेशी शिक्षा का निर्धारण किया जाता है। ठीक, तो देखिए समावेशी शिक्षा का निर्धारण किस किस प्रकार से किया जाता है। अगर सबसे पहला देखा जाएगा शारीरिक रूप से भिन्न बालक, ये पहला स्तर अगर देखा जाएगा तो शारीरिक रूप से भिन्न बालक या जिसको बोला जाता है आपका फिजिकली हैंडीकैप्ड। ठीक,
तो फिजिकली हैंडीकैप्ड शारीरिक रूप से भिन्न बालक या फिजिकली हैंडीकैप्ड का मतलब क्या है? ऐसे बालक जो शारीरिक रूप से असक्षम है, ठीक है, ऐसे बालक जो शारीरिक रूप से असक्षम है या शारीरिक रूप से विकलांग है। तो इसके अंतर्गत किस किस प्रकार के श्रेणी में रखा गया है? इसके अंतर्गत सांवेदिक रूप से विकलांग बालक आते हैं, दूसरा गतिक रूप से विकलांग बालक आते हैं और तीसरा बहुत विकलांग बालक आते हैं। तो सांवेदिक रूप से विकलांग बालक किनको बोला जाता है? ऐसे बालक या ऐसे बच्चे जो अपनी संवेदना को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। मतलब संवेदना का मतलब क्या बोलना चाहिए? अगर एग्जांपल दूं, जैसे उन बच्चों को गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहे, या अगर उनके मन में प्यार है तो अपना प्यार कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ये ऐसी चीजें, संवेदिक रूप से विकलांग बालक का मतलब अपनी संवेदना को कंट्रोल नहीं कर पाना, ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं आपको हर जगह अपनी संवेदना दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ कुछ जगह आप दिखा सकते हैं, अपने पेरेंट्स के पास दिखा सकते हैं, लेकिन हर एक जगह पे नहीं दिखाया जाता। ये सामान्य बालक के उनको अच्छे से पता रहता है, पर संवेदिक रूप से विकलांग बालक का मतलब वो हर जगह पे उन चीजों को सॉ आउट कर देते हैं। तो वो इनकी जो चीजें हैं या इनकी जो हरकतें हैं वो सामान्य बालक से उनको अलग बना देती है, ठीक है। तो ये जो कैटेगरी संवेदिक रूप से विकलांग बालक, ये शारीरिक रूप से भिन्न बालक की श्रेणी में आ जाते हैं। नेक्स्ट है गतिक रूप से विकलांग बालक। अब गतिक रूप से विकलांग बालक का मतलब ये है, जैसे कि अगर बोला जाएगा ऐसे बालक, या जैसे उनको अपना हैंड का मूवमेंट करना है, हाथ का अगर उनको गति करना है तो वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे, पैर का मूवमेंट करना है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे, तो ऐसे बालक जो रहेंगे वो गतिक रूप से विकलांग बालक की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बहुत विकलांग बालक। अब बहुत का मतलब देखो, थोड़ा का मतलब कम हो गया, बहुत मतलब बहुत हो गया। तो ये जो बहुत विकलांग बालक का मतलब ऐसे बालक जो हो सकता है जिनको सुनने में भी दिक्कत आ रहा है, साथ साथ बोलने में भी दिक्कत आ रही है, या जो सुन ही नहीं पा रहे हैं और जो बोल ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो दोनों दोनों अगर प्रॉब्लम या 2 या 3 प्रकार के विकलांग वाली प्रॉब्लम अगर है किसी में, तो वो बहुत विकलांग बालक की श्रेणी में आते हैं। क्लियर है? तो याद रखिएगा, शारीरिक रूप से भिन्न बालक या फिजिकली हैंडीकैप्ड बालक की कैटेगरी में किस किस प्रकार के बालक को रखा गया है? सांवेदिक रूप से विकलांग बालक को रखा गया है, गतिक रूप से विकलांग बालक को रखा गया है और बहुत विकलांग बालक को रखा गया है। क्लियर है? तो फर्स्ट वाला समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड, मानसिक रूप से विचलित बालक, जिसको बोला जाता है मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। ये जो मानसिक रूप से विचलित बालक है, इसकी कैटेगरी में 3 प्रकार के बालक आते हैं, ठीक है। कैसे कैसे 3 प्रकार के बालक आते हैं? सबसे पहला प्रतिभाशाली बालक, दूसरा है मन बुद्धि बालक और तीसरा है सृजनशील बालक, ठीक। ये क्लियर दिख रहा है कि नहीं? आप लोग एक बार बताइएगा, अगर नहीं दिख रहा होगा ना तो मैं बोल रही हूँ उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहला है प्रतिभाशाली बालक, दूसरा है मन बुद्धि बालक और तीसरा है सृजनशील बालक। क्लियर है? ये देखिए, इसकी विशेषता ये है, जो मानसिक रूप से विचलित जो बालक है, ये जो स्तर है, दूसरा स्तर मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, इस स्तर की विशेषता ये है कि इस स्तर में मन बुद्धि के बच्चे तो आ ही रहे हैं, लेकिन साथ में प्रतिभाशाली बालक भी श्रेणी में शामिल होते हैं, ठीक है। प्रतिभाशाली का मतलब क्या है? जो आपके जीनियस बच्चे हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं सामाजिक रूप से विचलित बालक, जिसको बोला जाएगा सोशली डिप्रिवेड चिल्ड्रन। देखिए, इसमें किस किस प्रकार के बच्चे आते हैं? सांवेगिक रूप से परेशान बालक। सांवेगिक रूप से परेशान बालक मतलब उसी प्रकार हो गया जो अपना इमोशनल वाली चीजें आ जाएंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं बताई थी सांवेदिक रूप से विकलांग बालक, तो यहाँ पे संवेगिक रूप से परेशान बालक मतलब वही है जो संवेग मतलब आपका ईर्ष्या, क्रोध, प्रेम, ये सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। दूसरा है समस्यात्मक बालक। समस्यात्मक बालक मतलब जिनको बहुत सारी समस्याएं होंगी, तो समस्याओं से घिरा हुआ बालक बोल सकते हैं इसको। माता पिता द्वारा तिरस्कृत बालक मतलब आप समझ जाएंगे, इसको बताने की जरूरत नहीं है। असमायोजित बालक। असमायोजित बालक का मतलब जिसका कोई प्रॉपर एम ना हो, बोल सकते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि उनको वैसा माहौल ही नहीं मिल पा रहा है। जैसे अगर बच्चे हैं माता पिता द्वारा तिरस्कृत बच्चे, तो अगर वो बच्चे कहीं गए हुए तो उनका प्रॉपर कोई समायोजन ही नहीं रहेगा, है ना, अगर बाहर रह रहे हैं तो। नेक्स्ट है बाल अपराधी। तो असमायोजित बालक ऑब्वियसली बात है बाल अपराधी बनने की कैटेगरी में कहीं ना कहीं आएंगे ही आएंगे, क्योंकि उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट है वंचित बालक। वंचित बालक का मतलब बहुत सारी चीजों से जो वंचित रह जाते हैं, ये वंचित बालक आते हैं। तो इतने सारे जो है ये किसकी कैटेगरी में आएंगे? सामाजिक रूप से विचलित बालक की कैटेगरी में आ जाएंगे।
नेक्स्ट देखते हैं शैक्षिक रूप से भिन्न बालक, जिसको बोला जाएगा आपका एजुकेशनली डिफर चिल्ड्रन। ठीक है, इसमें क्या क्या रहेंगे? शैक्षिक रूप से समृद्ध बालक, शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक, किसी विषय विशेष को न सीख पाने वाले बालक और संप्रेषण बाधित बालक। ठीक, देखिए संप्रेषण बाधित बालक, संप्रेषण बाधित बालक का मतलब क्या होता है? विचार और जो आपका अगर बोला जाएगा जैसे विचार या किसी चीज की अभिव्यक्ति होती है ना, तो विचार या सूचनाओं का जो किसी से कम्युनिकेट करना या अपने विचार को किसी के सामने रखना, तो संप्रेषण बाधित बालक का मतलब क्या है? अपने विचारों को वो किसी के समक्ष नहीं रख पाते हैं, तो ऐसे बालक को क्या बोला जाएगा? संप्रेषण बाधित बालक कहा जाएगा। ठीक है, अपने विचार या अपनी जो सूचनाएं हैं, या अगर कॉमन लैंग्वेज में बोला जाएगा कम्युनिकेट करना, किसी सामने वाले पर्सन से कम्युनिकेट करना ही क्या कहलाएगा? संप्रेषण। तो जो बच्चे हैं संप्रेषण बाधित बालक बच्चे, वो किसी से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते, या अपने जो सहपाठी हैं उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाते, उनको अगर सपोज कुछ चीजें उनसे लेनी है तो वो बोल करके ले नहीं पाते हैं, या अपनी कोई चीजें उनको बतानी है तो वो बोल करके बता नहीं पाते हैं। ठीक है, संप्रेषण का सबसे बेस्ट माध्यम होता है भाषा या लैंग्वेज। ठीक, तो संप्रेषण बाधित बालक भी इस कैटेगरी में आ जाएंगे। किसमें? शैक्षिक रूप से भिन्न बालक की श्रेणी में। किस किस प्रकार के आएंगे? सबसे पहला क्या है? शैक्षिक रूप से समृद्ध बालक। ठीक, शैक्षिक रूप से समृद्ध बालक का मतलब वो हर एक चीज में बेस्ट है, शैक्षिक रूप से समृद्ध है वो बच्चा। दूसरा शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक है। तीसरा क्या है? किसी विषय विशेष को ना सीख पाने वाला बालक, मतलब उनको सिखाया जा रहा है पर वो बच्चा नहीं सीख पा रहा है, तो बच्चा नहीं सीख पा रहा है का मतलब क्या है? कि उस बच्चे में कुछ विशेष प्रकार की चीजें करने की जरूरत है, मतलब वो सामान्य बच्चों की तुलना में वो अगर उस बच्चे को सामान्य बच्चे की तरह से अगर ट्रीट किया जा रहा है तो वो नहीं सीख पा रहा है, मतलब उस बच्चे के लेवल पे जा करके उनको समझाना कि उसको किस तरीके से चीजें समझ आ सकती है, और ये संप्रेषण बाधित बालक को मैंने आप लोगों को अभी बताया है। ठीक, नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा का सिद्धांत। ठीक, समावेशी शिक्षा का सिद्धांत में देखा जाएगा सबसे पहले है व्यक्तिगत रूप से भिन्नता। देखिए ये सिद्धांत का पहला क्या है कि व्यक्तिगत रूप से भिन्नता, मतलब कि हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न रहता है। किस प्रकार से भिन्न रहता है? आपका फिजिकली भिन्न रहता है, मेंटली भिन्न रहता है, आपका आर्थिक रूप से भी वो भिन्न रहता है। ठीक है, तो व्यक्तिगत रूप से भिन्नता ये पहला सिद्धांत होता है। दूसरा है माता पिता द्वारा सहयोग प्रदान करना। जो समावेशी शिक्षा का सिद्धांत है इसमें दूसरा सिद्धांत क्या कहलाता है? माता पिता द्वारा सहयोग प्रदान करना, मतलब कि अगर वो बच्चा डिफरेंस है, सामान्य बच्चे की श्रेणी में नहीं आता है, तो चाहे वो सामान्य बच्चा ही क्यों ना हो, हर एक बच्चे को, हर एक बालक को जब तक पेरेंट्स का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक वो बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो समावेशी शिक्षा का एक दूसरा सिद्धांत है कि कहीं ना कहीं उन पेरेंट्स को उन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ सहयोग करना ही पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट है भेदभाव रहित शिक्षा। ये जो आपका समावेशी शिक्षा है ये भेदभाव रहित शिक्षा है। जैसे कि आप लोगों को बताया मैंने कि सामान्य बच्चे भी उसमें शामिल होंगे, मन बुद्धि बच्चे भी शामिल होंगे, और आपका मेंटली आपके जो विकलांग हैंडीकैप्ड बच्चे वो भी शामिल होंगे, शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे भी उसमें शामिल होंगे। मतलब इसमें किसी भी बच्चे में कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा रहा है, हर कैटेगरी के बच्चों को इसमें शामिल किया जा रहा है। तो भेदभाव रहित शिक्षा। नेक्स्ट है विशिष्ट कार्यक्रमों द्वारा शिक्षा। अब विशिष्ट कार्यक्रमों के द्वारा शिक्षा का मतलब क्या है कि जिस बच्चे को जिस प्रकार की नीड है उस प्रकार का उनको प्रोवाइड कराना। जैसे हो सकता है कई बच्चे जो अंधे हैं, तो जो अंधे बच्चे हैं वो अब जैसे कोई बच्चे को देखने में दिक्कत आ रही है, अगर मैं यहाँ पे बोर्ड पे उस बच्चे को बताऊंगी चीजें, सिर्फ वो सुन पाएंगे, पर मैं जैसे इसमें फिगर बना रही हूँ, जो डायग्राम बना रही हूँ, उसको देख पाएंगे क्या? नहीं देख पाएंगे। तो उनके लिए इस प्रकार की चीजें लाना, जैसे ब्रेल लिपि होता है आपका दृष्टिबाधित बच्चों के लिए होता है, तो इस प्रकार का ये विशिष्ट कार्यक्रम होता है। तो हर प्रकार के बच्चे के लिए जिनको जिस प्रकार की नीड है या जिनकी जो कमी है उस कमी को पूरा करने वाला सिस्टम उनके लिए ला करके देना। ठीक, ये क्या कहलाएगा? विशिष्ट कार्यक्रमों द्वारा शिक्षा कहलाएगा। फिर नेक्स्ट है वातावरण नियंत्रण पूर्ण होना। वातावरण नियंत्रण पूर्ण होने का मतलब क्या है कि वहां पर का जो माहौल है वो प्रॉपर शिक्षा के हिसाब से होना चाहिए, मतलब बच्चों के लिए एक अच्छा सा इन्वायरमेंट बना करके देना, एक अच्छा सा माहौल बना करके देना। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं समावेशी शिक्षा के मॉडल। सबसे पहले इसमें है सांख्यिकीय मॉडल। ये जो सांख्यिकीय मॉडल है इसका जो उत्पत्ति है, सांख्यिकीय मॉडल क्यों बनाया गया समावेशी शिक्षा के लिए?
तो व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण बनाया गया है, क्योंकि हर एक पर्सन अलग अलग होता है, तो उसके आधार पर हर एक पर्सन का अध्ययन करने के लिए बोल सकते हैं। मतलब हर एक बालक जो एक दूसरे से भिन्नता रखते हैं उनके बारे में अध्ययन करके उनकी कमियों को दूर करने के लिए और उनको बेहतर शिक्षा प्रोवाइड कराने के लिए सांख्यिकी मॉडल लाया गया। ठीक, तो इसमें बस याद रखिएगा कि इसकी उत्पत्ति का कारण क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता है। इसके बाद नेक्स्ट है मौखिक संचार मॉडल, जिसको अगर बोला जाएगा तो ओरल कम्युनिकेशन मॉडल। ठीक, मौखिक संचार मॉडल में अगर देखा जाएगा इसमें क्या माना जाता है कि जो बच्चे हैं या जो बालक है इसके दो प्रकार बताए गए हैं। यह बालक दो प्रकार से हो सकते हैं। कैसे दो प्रकार से? सबसे पहले इसमें कथन क्षति युक्त बालक और दूसरा है भाषा विकलांग बालक। तो कथन क्षति युक्त विकलांग जो बालक होते हैं इसमें क्या है, ऐसे बच्चे जिनको भाषा आता तो है लेकिन वो प्रॉपरली बोल नहीं पाते हैं। ठीक है, प्रॉपरली बोल नहीं पाते मतलब उनमें स्वर दोष रहता है या हकलाना, ये हकलाना भी एक प्रकार का दोष है ना। तो उनको भाषा तो आता है, लैंग्वेज तो वो जानते हैं कि कैसे बोलना है, पर प्रॉपर उसका सही उच्चारण नहीं कर पाते हैं। तो ये किस कैटेगरी में आ जाएंगे, कथन क्षति युक्त बालक की कैटेगरी में आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट है भाषा विकलांग बालक। अब भाषा विकलांग बालक का मतलब क्या है कि उनको लैंग्वेज का ही नॉलेज नहीं रहता है। कैसे लैंग्वेज का नॉलेज नहीं रहता? जैसे घर हो गया आपका, अपने आसपास का वातावरण ना, अपने आसपास का वातावरण मतलब बच्चे स्कूल घर में रहते हैं तो घर के हिसाब से जो लैंग्वेज रहता है वो भी प्रॉपर उनको नहीं आता है। स्कूल में जा रहे हैं, स्कूल का लैंग्वेज नहीं आ पा रहा है, या जैसे बाजार, ये सब एक वातावरण हुआ उनके लिए, एक एटमॉस्फेयर हुआ, है ना। तो ऐसे बच्चे जो इस एटमॉस्फेयर का जो लैंग्वेज है या भाषा इसका उनको ज्ञान अगर नहीं है तो वो किस कैटेगरी में आएंगे, भाषा विकलांग बालक की कैटेगरी में ये आ जाएंगे। क्लियर है? अब देखिए जैसे भाषा विकलांग जो बालक है इनको अगर इस प्रकार की समस्या है तो समस्या से क्या क्या परिणाम सामने आते हैं इसको देख लीजिए। देखिए भाषा विकलांग बालक है, अगर उनको लैंग्वेज में दिक्कतें हैं क्योंकि उनको लैंग्वेज नहीं आती है तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो इसके कारण क्या किस प्रकार के परिणाम सामने आते हैं? सबसे पहला है संवेगात्मक रूप से अव्यवस्थित। संवेगात्मक रूप से अव्यवस्थित का मतलब है कि वो अपनी चीजें एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे, उनको क्या लग रहा है, क्या फील हो रहा है, उनको क्या नीड है वो बता ही नहीं पाएंगे क्योंकि उनको लैंग्वेज ही नहीं आता है। तो वो क्या आ जाएगा, संवेगात्मक रूप से अव्यवस्थित। दूसरा इसमें बोला गया सीखने में मंद गति। ऑब्वियस सी बात है उनको अगर चीजें नहीं आ पा रही है वो सीख ही नहीं पाएंगे क्योंकि उनको लैंग्वेज ही नहीं आता। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो लैंग्वेज ही है ना, या कम्युनिकेट करना या किसी से क्वेश्चन करने के लिए भी आपको बोलना तो आना चाहिए कि इसमें क्या होता है। तो इसमें सीखने में मंद गति। नेक्स्ट है व्यक्तिगत संबंधी दोष, ये भी आएगा। और लास्ट है पिछड़ापन। पिछड़ापन तो आना ही आना है क्योंकि इतनी सारी चीजें अगर वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, अगर वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, अगर वो क्लास में सामान्य बच्चों के बराबर नहीं चल पा रहे हैं तो वो क्या होगा, उनमें पिछड़ापन आ जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका समावेशी शिक्षा के दो मॉडल हो गए। एक आपका सांख्यिकी मॉडल जो कि इसकी उत्पत्ति किस कारण हुई है, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण। दूसरा है मौखिक संचार मॉडल जिसमें बालक दो प्रकार से माने जा रहे हैं, एक बच्चा जिसको लैंग्वेज आता है पर वो प्रॉपर बोल नहीं पाता, और दूसरा बच्चा जिनको लैंग्वेज नहीं आता है जिसकी वजह से उनको निम्न प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्लियर है? आगे इसके और जो मॉडल है वो बचे हुए हैं जिसको मैं आने वाली क्लास में कंप्लीट कराऊंगी। ठीक, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, अच्छा एक चीज और कि अगर ये क्लियर नहीं होगा तो आप एक बार टेलीग्राम पे जा करके पिक को ले लीजिएगा, उसमें ये पिक डाल दिया जाएगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो भी सीजी टेट अभी तक का जितना सीजी टेट का एग्जाम हुआ है वो प्रॉपर आपको सिर्फ सीजी टेट ना, अदर वाला टेट का नहीं बोल रही हूँ मैं क्योंकि अभी सीजी टेट का एग्जाम होना है। तो उससे रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो क्वेश्चन का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर जो चैनल है उसमें डाल दिया गया है, और आपको आगे भी इससे रिलेटेड कुछ भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपके लिए डाल दिया जाएगा। तो अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही है, हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं, आपको ये चीजें कंटिन्यू चाहिए, हर एक एग्जाम जो सिर्फ सीजी टेट का नहीं, आगे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उससे रिलेटेड आपको हर एक चीजें अगर चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक, थैंक यू।